Hello students, am I audible? Can you hear my voice? Okay. Today we will start with 3.2. ठीक है 3.2 of Sale of Goods Act 1930. थोड़ा सा रिवीजन लिया है मैंने नोट्स में. What is the sale? A sale is when someone gives ownership of something to someone else. मतलब जब सेलर बायर को किसी चीज की ओनरशिप देता है, कोई चीज बेचता है फॉर मनी, उसको सेल बोला जाता है, जो अपन ऑलरेडी 3.1 में देखा था. द की पार्ट हियर इज दैट द बायर बिकम्स द ओनर ऑफ द आइटम एंड द सेलर नो लॉन्गर ओन्स इट. ठीक है. व्हाई इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सो इम्पोर्टेंट? The moment the buyer becomes the owner is crucial. Crucial का मतलब है important, because it determines who has the rights and responsibilities for the items. जैसे कि सबसे important right क्या है, जैसे ही सेल का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है बायर के पास, अगर आइटम डैमेज हुआ तो बायर इज रिस्पॉन्सिबल. इसीलिए ओनरशिप ट्रांसफर करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने मेरा फोन किसी को यूज करने दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ही ओनरशिप देने की जरूरत है, फाइन यूज इट. बट जब फोन को कुछ हो जाए तो देन दैट पर्सन इज गोना कम टू मी कि प्लीज रिपेयर दिस. तो ये अवॉइड करने के लिए हमको ओनरशिप ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे बायर को देना जरूरी है. इफ समथिंग हैपेंस टू द आइटम लाइक इट गेट्स लॉस्ट और डैमेज्ड, whether the buyer or seller is responsible depends on who owns it at that time. ठीक है. इसलिए ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है. When does the ownership transfer? Ownership transfers at different times depending on the situation. Let's look at some rules. ठीक है. सबसे पहले goods must be identified. Identified का मतलब ascertained. Okay. If you are buying something that has not been specifically identified yet, like picking a specific item from a warehouse, ownership does not transfer until the exact items are chosen. Okay. लेट्स से मैं फर्नीचर की दुकान पे जाती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे 4 चेयर्स चाहिए. जब तक वो 4 चेयर्स को मैं आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ तब तक ओनरशिप मेरी नहीं हुई है. ठीक है. वो गुड्स बन जाते हैं. ठीक है. दे बिकम गुड्स बट दे विल नॉट बिकम द गुड्स दैट आई हैव आइडेंटिफाइड. ठीक है. मैंने उनको बोला मुझे चेयर्स चाहिए, तो उनको समझ में आ गया कि इनको चेयर चाहिए, 4 चेयर चाहिए, बट उनको पता है कि कौन से 4 चेयर चाहिए. तो जब तक मैं प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ कि मुझे कौन से 4 चेयर चाहिए, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी. ओके. If you are allowed to cut down trees of a certain size, you don't own the trees until you actually cut them down. बराबर. तुम बाहर गए, तुमको 3 झाड़ दिखे, जब तक तुम वो झाड़ को काटते नहीं हो तब तक वो झाड़ तुम्हारा होता है? ऑब्वियसली नॉट. बराबर. Intention of the parties. If both the buyer and the seller have agreed on when ownership should transfer, that is what happens. This can be found in the contract, their actions or the situation. Buyer और seller दोनों का consensus ad item होना चाहिए, meeting of the minds. Product के बारे में, goods के बारे में. बट उनका consensus ad item इसके बारे में भी होना चाहिए कि ownership कब ट्रांसफर करनी है, आज, कल, परसों शाम को 5 बजे. ये सब पता होना चाहिए एक दूसरे को. ठीक है. If it is not clear when they intended for ownership to transfer, there are additional rules to figure it out. वो rules क्या है वो अपन अलग अलग situations के लिए इसमें देखेंगे. तो बेसिकली ये चैप्टर में सिर्फ रूल्स डिस्कस किए गए हुए हैं. ठीक है. कि ओनरशिप कैसे ट्रांसफर करना, कब ट्रांसफर करना और उसके बाद क्या होगा. ठीक है. स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट. सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स मतलब मुझे पता है मुझे ये चीज लेनी है, मुझे पता है मुझे ये व्हाइट कलर का शर्ट लेना है, ये मेरा स्पेसिफिक गुड है. ठीक है.
If the item is ready to be delivered and there is no condition attached, ownership transfers when the contract is made, even if the payment or delivery happens later. ठीक है, अगर कोई कंडीशन अटैच नहीं है और आइटम डिलीवरी के स्टेट में रेडी है, ठीक है, तो ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी, इवन दो पेमेंट इज मेड और डिलीवरी हैपेंस लेटर. एग्जांपल दिया हुआ है, यू पिक आउट अ ड्रेस इन अ स्टोर, से यू विल पिक इट अप टुमारो and pay next week. If the store burns down that day, you still have to pay for that dress because you became the owner when you chose it. समझ में आया? आप दुकान पे गए, आपको एक ड्रेस पसंद आया, आपने बोला कि मुझे ये ड्रेस चाहिए बट मैं कल लेने को आऊंगी और पैसा परसों दूंगी. तो आज अगर दुकान में कुछ हो जाता है तो आपको ड्रेस के पैसे देने ही पड़ेंगे, भले ही दुकान जल गई, कुछ भी हो गया, आपको परसों जब भी आपने डिसाइड किया उस दिन आपको पैसे देने पड़ेंगे. इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट. मतलब जब आपने ऑर्डर प्लेस की तब डिलीवरी के स्टेट में था वो ड्रेस 100%, तो आपको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि तब डिलीवरी के स्टेट में था, आप नहीं लेके गए, उसमें हम क्या करें? बराबर है कि नहीं? तो अगर कोई स्पेसिफिक गुड है, ये जो ड्रेस है ये मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया और ये डिलीवरेबल स्टेट में है, ओके, ऐसा नहीं कि मैं टेलर को बोलूंगी कि उसको एक मार्जिन लगा कर दो या उसको थोड़ा कट कर दो, नथिंग लाइक दैट. आई एम जस्ट सेइंग कि मैं कल आऊंगी लेने, तो फिर वो मेरे ऊपर बर्डन है, ठीक है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे पैसे देने पड़ेंगे. ओके, स्पेसिफिक गुड्स टू बी मेड रेडी. अभी ये वो टेलर वाला एग्जांपल इसमें आएगा, ठीक है. If the seller needs to do something to the item to make it ready for delivery, ownership transfers only after that is done and the buyer is informed. ठीक है, आप सेम शॉप में गए, आपने ड्रेस देखा, आपको ड्रेस अच्छा लगा बट आपको मीडियम से स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो उसको आपको टेलर को बोला कि थोड़ा सा शॉर्ट कर दो. टेलर ने बोला कि मैम आप कल आ जाइए, कल मिलेगा. तो और आज शाम को अगर दुकान में आग लग गई तो पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, क्योंकि वो आइटम डिलीवरी के स्टेट में था नहीं था. वो आइटम डिलीवरी के स्टेट में आने के लिए टेलर को उस पर काम करना पड़ेगा, राइट? तो इफ योर आइटम इज इन अ स्टेट ऑफ डिलीवरी, you are not picking up, then you are responsible. But if your item is not in the state of delivery, then you are not responsible. ठीक है, इसको बोलते हैं specific goods to be made ready. Okay, पहले अपन ने देखा specific goods that are already ready. Specific goods needing to be weighed or measured. Okay, if the seller needs to weigh, मतलब वजन करना या फिर measure the item to determine its price, ownership transfers only after that is done and the buyer is informed. If you buy a certain number of books but they need to be selected and separated, you don't own them until the process is complete. ठीक है, जब तक आइटम वे नहीं हो जाता, आपने दूध वाले को बोला मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, जब तक वो मेजर नहीं करेगा 2 लीटर दूध तब तक वो आपका नहीं होगा. बस आपने बोल दिया दूध और आप उसका वो केटल लेके निकल गए, उठा के चले गए, नहीं चलेगा. ठीक है, दे हैव टू बी वेड और दे हैव टू बी मेजर्ड. जब उसका वजन हो जाएगा 2 लीटर, जब उसका मेजर हो जाएगा 2 लीटर का, तब आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर होगी. ठीक है. अनअसर्टेन गुड्स. अनअसर्टेन गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो सेल के बाद आइडेंटिफाई होते हैं. ठीक है. If you are buying items that are not identified, ownership transfer when the exact items are chosen and set aside with mutual consent. जैसे for example, you buy 20 kgs of sugar from a larger amount. Okay, मतलब 100 किलो शुगर पड़ी, उसमें से आपने 20 किलो ली. Okay, once the seller measures and set aside your 20 kilos and you agree, ownership transfers to you. बट अगर वो 100 किलो के बंडल में आपका 20 किलो पड़ा है तो इट डज नॉट मैटर. ठीक है, वो साइड में रखा तो आपको ओनरशिप है. जब तक वो 100 किलो के अंदर मिक्स है तब तक आपका ओनरशिप नहीं है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके 20 केजीज इज मिक्स्ड इन दैट 100 केजीज और दुकान में आग लग गई तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. बट अगर वो जो ओनर है उसने 20 किलो साइड में आपके लिए स्पेशली निकाल के रखा है, देन इट विल बिकम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट एग्जांपल से समझ जाओगे. गुड्स ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न. ठीक है,
Sometimes sellers let buyers take items home to try them out before deciding to buy. ये बहुत बार होता है कि पहले देखो कैसे लगता है, फिर वापस से आओ लगा हमारे पास लेने को. और बहुत सारे ऑनलाइन शॉप्स में भी होता है ऐसा, यू ट्राई इट, इफ यू डोंट लाइक इट रिटर्न इट. ठीक है. इन दीज केसेस ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? When the buyer says they want to keep it. मैंने मिंत्रा से एक ड्रेस ऑर्डर किया, मुझे अच्छा लगा, तो फिर मेरे पास ओनरशिप आई. ओके. अगर मैंने रिटर्न कर दिया तो ओनरशिप इज नॉट देयर विथ मी. The buyer does something that shows they accept it, like they start using it. Okay. The buyer keeps it without saying that they want to return it for too long. Okay. Let's say for example, मिंत्रा वालों ने मुझे 30 days का रिटर्न पॉलिसी दिया है, और 30 days के बाद भी अगर मैंने रिटर्न नहीं किया, इसका मतलब क्या? मुझे चाहिए, है ना. तो बेसिकली जब मैं वो आइटम रख लूं, जब रिटर्न पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद भी रिटर्न ना करूं और वो बहुत देर तक यूज करूं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया है. इफ यू टेक अ ड्रेस होम टू ट्राई ऑन एंड डिसाइड टू कीप इट, यू बिकम द ओनर व्हेन यू टेल द सेलर. आपको सेलर को बताना पड़ेगा कि सर मुझे ड्रेस अच्छा लगा है, मैं रख रही हूँ. ओके. If you don't say anything but wear it to a party, you also become the owner. If you hold on it for too long without deciding, you might also become the owner. But ड्रेस ट्राई करने के बाद अगर आप ओनर के पास जाके बोलते हो कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, then you will not become the owner. ठीक है. Risk and ownership. When you buy something, the risk usually goes to the new owner when they become the owner. So if you are buying a bike and you officially own it now, जो भी बाइक के रिलेटेड खर्चा आएगा वो आपको करना पड़ेगा. तो अगर आपके पास ओनरशिप है तो आपके पास रिस्क है. ठीक है. सेल में ओनरशिप बायर का है, बायर की रिस्क है. अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप सेलर का है, सेलर की रिस्क है. ठीक है. What happens if goods get destroyed? Goods perishing before contract. Perishing का मतलब होता है सड़ जाना. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे एप्पल्स फ्रिज में रखे ही नहीं 2 हफ्तों तक, वो सड़ गए, तो उसको बोलते हैं पेरिश होना. पेरिश होना मतलब सड़ जाना. अभी पेरिश कौन से गुड्स है? ईटिंग आइटम्स, फूड आइटम्स आर पेरिशेबल. फिर उसके बाद इवन फ्लावर्स आर पेरिशेबल, फ्लावर्स भी मुरझा जाते हैं. ओके. बहुत आवाज है, यूट्यूब चालू है. गुड्स पेरिशिंग बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट में देखो क्या है. इफ द आइटम यू वांट टू बाय इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, और badly damaged before the contract is made without the seller knowing, the contract is invalid. For example, if you buy an antique vase मतलब गमला, flower pot, okay? अगर आप एक antique vase खरीदते हो and it was already broken, okay? Before the contract, the deal is off because the vase cannot be sold in the promised condition. बराबर है. आपने क्या सोचा था कि अच्छा खासा वेस मिलेगा, बट वो तो टूटा हुआ निकला. जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि अच्छे आम मिलेंगे, बट वो तो सड़े हुए निकले, तो देन द डील इज ऑफ, मतलब सेल नहीं होगा. ओके. अभी ये क्या है? गुड्स पेरिश्ड बिफोर द अग्रीमेंट. अभी ये गुड्स पेरिश आफ्टर द अग्रीमेंट बट बिफोर द सेल. मतलब हमने बोल दिया है कि मैं लेने आऊंगी कल, और रात में कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर क्या करेंगे? If you agree to buy something and then it gets destroyed without anyone's fault before it officially become yours, the deal is still off. ठीक है. Because agreement to sell में किसका ओनरशिप रहता है? सेलर का. तो बायर का कुछ लेना देना ही नहीं. भले ही तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमको लेना, बट रात में कुछ हो गया तो तुम्हारी गलती नहीं है. ठीक है. If you agree to buy a specific car and it gets wrecked in an accident before you become the owner, the deal is also cancelled. ठीक है. Examples of risk and ownership. Apple juice case. If you delay picking up your apple juice after buying it and it goes bad, you still have to pay for it because you owned it and it was ruined. ठीक है. For example, ये ऊपर का ही एग्जाम्पल है. जैसे आपने उनको बोला कि मैं ड्रेस निकाल के रखो मेरा, मैं कल लेने आऊंगी, तो उन्होंने साइड में तो निकाल के रख दिया ना, फिर किसका गलती है? बायर का.
जैसे उन्होंने 20 किलो शक्कर अगर बाहर निकाल के रखी होती और फिर कुछ नुकसान होता तो किसको भरना पड़ता? आपको, बराबर है। वैसे ही जब आप बोलते हो कि मेरे लिए साइड में एप्पल जूस निकाल के रखो और आप जब लेने आते हो उससे पहले ही वो खराब हो जाता है, तो किसकी गलती है? बायर की गलती है। ओके, रिस्ट वॉच केस, इफ यू बाय रिस्ट वॉचेस, घड़ी, and the seller sends them by mail, you are responsible for the watches once they are sent. If they get lost in the mail, you bear the loss because you own them. ठीक है, डिलीवरी में कुछ भी हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सेलर और डिलीवरी अलग अलग होते हैं। सेलर अपना अपना भेज देता है कुरियर वाले को, कुरियर वाले का बीच में क्या भी हो जाए उससे सेलर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेलर का खुद का डिलीवरी स्टोर तो नहीं है, वो किसी शिप रॉकेट, ब्लू डार्ट, कोई कुरियर वाले को बोलेगा करने को, तो उस बीच में कुछ हो गया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ऐसा ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने किसी, नहीं नहीं, देखो, अगर आपका प्रीपेड आइटम है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अगर सीओडी है देन इट इज ओके। सीओडी है तो आइटम आया ही नहीं है ना, तो क्या कर लोगे? बट अगर आइटम खराब भी आया है तो आप क्या करोगे? पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, एट दैट मोमेंट पैसे देने पड़ेंगे, और फिर आप उनको रिटर्न का रिक्वेस्ट डालोगे। रिटर्न का रिक्वेस्ट डालने के बाद अगर वो बोलते हैं कि दिस इज वी विल एक्सेप्ट इट, देन इट इज ओके। आई गिव यू माय एग्जांपल। आपको एलन सॉली की कंपनी पता है? एलन सॉली कभी सुना है? एलन सॉली, मैंने मिंत्रा से एलन सॉली के हील्स मंगाए एंड मैंने सब कुछ, मेरा साइज डाला, सब कुछ डाला और हील्स आ गए, और जब मेरे हील्स आए तब एक एक हील वाज ओके और जो दूसरी थी वो पीछे से थोड़ी फटी हुई थी। अभी आई वाज लाइक कि, और वो ऑर्डर प्रीपेड था, ठीक है, फिर भी मैंने रिटर्न का रिक्वेस्ट डाला उनको कि दिस इज द प्रॉब्लम, यू रिटर्न द आइटम, और अगर रिटर्न नहीं करना है तो एक्सचेंज तो भी कर दो, बट उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। देवर लाइक कि ये चीज ऐसी नहीं थी, डिलीवरी में वो खराब हुई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो देन इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी कभी आपका लक अच्छा होता है, आपको मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो नहीं। और ऐसे बहुत बार होता है, इंस्टाग्राम स्टोर्स कभी सुना है आपने? जो लोग ऑनलाइन अपना सामान बेचते हैं, वो लोगों के केस में तो वो सीओडी करते ही नहीं है, क्योंकि उनको लोगों पे भरोसा नहीं होता है, और प्रीपेड करने के बाद तो दे डोंट आंसर। अभी वो किधर आपका आइटम है, डिलीवरी में कहाँ गुम हुआ है, you never know. I remember one of my friends from America, उसने मुझे एक पार्सल फेडेक्स किया था। फेडेक्स इज अ कुरियर कंपनी। तो when she FedEx it, उसमें उसने बहुत सारा सामान डाला, तो उसने फेडेक्स के पैसे दिए। She paid $40 at that time. वो आइटम मेरे पास कभी आया ही नहीं, आया ही नहीं। तो शी कैन नॉट डू एनीथिंग, आई ऑल्सो कैन नॉट डू एनीथिंग। एंड फेडेक्स हम हमेशा यूज करते, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स यूएस में, हम हमेशा फेडेक्स करते हैं, बट वो आइटम आया नहीं, आई कुड नॉट डू एनीथिंग, वो भी कुछ नहीं कर पाई। तो when delivery happens at that time, most of the times, 80% of the times there is nothing you can do. 20% of the time, if the company is good and they want to like help you out, तब कुछ हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, जाओ। Engine oil case. If the seller still owns the engine oil because they were preparing it for you and the store burns down, the seller is responsible for the loss. अभी इसमें देखो, इसमें ड्रेस का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा कि ड्रेस निकाल के रखो, मैं लेने आऊं तो मेरी गलती, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी का इश्यू है, डिलीवरी में बायर रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पे क्या है कि उन्होंने अभी तक साइड में निकाल के नहीं रखा है, मतलब शुगर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम करेंगे करेंगे, किया नहीं, तो वो उनके इंजन ऑयल में मिक्स था, तो वो सब खराब हो गया, तो अभी अपनी गलती नहीं। बट अगर उन्होंने साइड में निकाल के रखा होता तो हम बेयर कर, ठीक है। ये बस रिविजन है, ऊपर जो किया उसका रिविजन है। Okay, now buying from someone who himself is not the owner. Usually you expect the seller to own the item they are selling. If they don't, you usually don't get proper ownership unless specific exceptions apply. अभी आपको बताओ, बहुत बार ऐसे होता है कि लोग ना सेकेंड हैंड गाड़ियां लेते हैं, ठीक है, तो कभी कभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, रख ले, देखेंगे बाद में, आरसी बुक बाद में ट्रांसफर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और वो गाड़ी वो यूज करने के चक्कर में, दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंडिया,
वो गाड़ी यूज करने के चक्कर में पीपल डोंट रियली केयर ओनरशिप ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है। बट बिफोर अ फ्यू इयर्स क्राइम पेट्रोल पे एक एपिसोड आया था। उस एपिसोड में ये दिखाया गया था कि कुछ मर्डर या कुछ क्रिमिनल एक्ट हुआ था और वहां पे उनको एक गाड़ी मिली थी। वो गाड़ी जिस इंसान की थी उसको वो ट्रैक करने गए। ओके, और वो ट्रैक करने गए तो वो बोला कि सर ये गाड़ी मेरी है ही नहीं। बोले कि इस पे आपका नाम है, ये गाड़ी आपकी, आपके आरसी बुक है, आपके नाम से रजिस्टर्ड है। बोले सर ये गाड़ी तो मैंने बेच दी थी। तो तब उनको रियलाइज हुआ कि जब हम गाड़ियां बेचते हैं तो हमको ओनरशिप भी ट्रांसफर करनी, क्योंकि वो गाड़ी के साथ अगर कुछ फ्रॉड हुआ या वो गाड़ी के साथ कुछ क्रिमिनल एक्ट हुआ तो कौन फंसेगा? जिसके नाम पे वो गाड़ी है। तो आपको वो करना जरूरी है। बट फिर भी लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई फैमिली फ्रेंड्स है या कोई रिलेटिव्स है, इतना वो लोग नहीं सोचते कुछ भी चीज देने से, रख ले पैसे दे दे, ओनरशिप का देखेंगे। तो एट दैट टाइम क्या करना है? ओके, एट दैट टाइम व्हाट यू शुड डू when you can still get ownership, okay, sale by a mercantile agent. Mercantile agent मतलब business person. If a professional sales agent has the item with the owner's permission, they can sell it and the buyer gets good ownership if they buy in good faith. गुड फेथ मतलब भरोसा रखकर, बैड फेथ मतलब फ्रॉड कर कर, ठीक है? एग्जाम्पल, इफ एन एजेंट सेल्स अ कार दे आर सपोज टू सेल फॉर समवन एल्स एंड द बायर डज नॉट नो अबाउट एनी लिमिट्स, द बायर गेट्स टू कीप द कार। एजेंट मतलब सर्टिफाइड पर्सन होता है, जैसे LIC का एजेंट है, या आपको शेयर्स खरीदी करने तो वो ब्रोकर है, तो घर लेना है घर के लिए ब्रोकर है, तो ब्रोकर के थ्रू आप कुछ लो तो चल जाता है। वहां पे ओनर है नहीं है डजेंट मैटर, अगर आप ब्रोकर के थ्रू चीजें कर रहे हो तो वो लीगल है, ठीक है? बट ऐसे कोई एरा आके आपको बेच के चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। ओके, बट अगर लीगल ब्रोकर है या एजेंट है तो चीजें चल जाती है, ठीक है? सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। अभी कभी कभी कुछ कुछ कंपनी के तीन तीन ओनर रहते हैं, तीनों का स्टेक होता है, तो उन तीनों ओनर में से किसी एक ओनर ने अगर सेल किया तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। If one of the several owners has the item and sells it without the others knowing, the buyer gets good ownership in good faith, ठीक है? If three friends own a car and one sells it without telling others, the buyer gets the car if they didn't know about the shared ownership, ठीक है? But अगर बायर को पता है कि ये कार 3 जन की है तो प्रॉब्लम होगा, बट बायर ही अननोन है, बायर को क्या पता वो कार किसकी? मेरे पास ये पर्सन लेकर आया, उसने मुझे बेची, मैंने तो ले ली, मैंने तो गुड फेथ में ली, मुझे क्या पता ये सब है? तो एट दैट टाइम आल्सो इट इज एक्सेप्टेबल। ओके, सेल बाय अ पर्सन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बताया था, फिर से बताती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल स्वराली एंड आई आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, बट बीच में आई से नो, तो इट बिकम्स वॉइडेबल एट माय ऑप्शन। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर कुछ सिचुएशन के वजह से कोई पार्टी ऑप्ट आउट कर ले, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाए, तो इट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी, ठीक है? उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इफ समवन गेट्स एन आइटम थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी कैंसल्ड बिकॉज ऑफ फ्रॉड और समथिंग and they sell it before the contract is cancelled, the new buyer gets good ownership if they buy in good faith. They don't know if the fraud is happened or not, so they will get in good faith, ठीक है? Example, if someone tricks another person into selling them a phone and then sells it to you, you get to keep the phone if you did not know about the trick. मतलब let's say person A person B को फोन बेचने के लिए जबरदस्ती करता है, ठीक है? तो पर्सन बी वो दबाव में आके फोन बेच देता है ए को, तो एक अभी सी को बेच रहा है। सी को क्या पता ए के पास फोन कैसे आया? ए के पास फोन फ्रॉड करके आया, जोर जबरदस्ती करके आया, जो भी करके आया, सी हैज नो आइडिया, तो सी कैन बाय इट इन गुड फेथ। बट अगर सी को पता है कि ए के पास वो फोन जोर जबरदस्ती फ्रॉड करके आया है, तो सी को नहीं मिलेगा। ओके, तो देन बोथ ऑफ देम विल बी पार्टी टू द क्राइम। समझ में आ रहा है? Seller or buyer in possession after sale. If the seller still has the item after selling it and sells it again, the second buyer gets ownership if they buy in good faith. Okay, मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने बेची है वो ए को,
ए ने बोला कि ये रखो पैसे, मैं आऊंगा परसों, ओके, बट मैं हूँ लालची, मेरे पास दूसरा कस्टमर आया, वो बोल रहा कि ये लो मैम पैसे और मुझे तुरंत गाड़ी दे दो। अगर उसको पता है कि मैंने ऑलरेडी गाड़ी दे दी है तो मैं उसको नहीं दे सकती, बट उसको पता ही नहीं कि मैंने किसी बंदे को प्रॉमिस किया हुआ है ऑलरेडी, उसने मुझे पैसे भी दे के रखे, उसको तो लग रहा है कि नई गाड़ी है, मैम को पैसे दो हम गाड़ी लो, वो गाड़ी लेके चला गया, तो गाड़ी किसकी हुई? ये जितने भी कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं उसमें एक चीज कॉमन है, अगर थर्ड पर्सन को पता है कि एवरीथिंग इज डन फ्रॉड्यूलेंटली देन दे कैन नॉट बाय, बट अगर थर्ड पर्सन को एकदम गुड फेथ है, उनको पता ही नहीं कि इधर क्या इनका झोल हुआ है, फिर उनके लिए ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, और जो भी केस होगा वो ये दो लोगों के बीच में होगा, सी विल नेवर बी इन्वॉल्व, ठीक है। If you sell your phone to one person but keep it and sell it to another, the second buyer gets to keep the phone because उनको क्या पता था कि पहले एक बार बेच दिया गया है. Similarly, if the buyer gets the item with the seller's consent and then sells it, the new buyer gets good ownership if they buy in good faith. Okay? मतलब क्या बोल रहे हैं कि A ने ऑलरेडी B को फोन बेच दिया था, बट B आउट ऑफ टाउन था, तो A के पास C आया, तो सी ने खरीद लिया गुड फेथ में और सी ने दे दिया डी को, तो फाइनली वो फोन किसका हुआ? डी का। इवन दो बी ने पैसे दिए, बी कैन नॉट गो टू डी, बी किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा, ओके। सेल बाय एस्टॉपल, दिस इज इंपॉर्टेंट. Imagine if someone makes you believe something by their actions or words and you trust them because of that. Later they can't go back and say, oh that wasn't true because you acted based on what they made you believe. Situation से समझते हैं. A says to B while C is there that A is C's agent, meaning A has the authority to sell C's stuff. हमने ऊपर ही देखा एजेंट के पास अथॉरिटी होती है तुम्हारा सामान बेचने की. C doesn't say anything to correct this. Okay, situation क्या है? A, B, C बात कर रहे हैं. Okay, A, B को बोलता है कि अरे मैं तो C का एजेंट हूँ, और C कुछ नहीं बोलता है, तो B को क्या लगेगा कि A C का एजेंट है. अभी C कुछ भी नहीं बोलेगा तो B को पता चलेगा क्योंकि A झूठ बोल रहा है नहीं, तो B को तो अभी बिलीव हो गया कि A किसका एजेंट है? C का, ठीक है. रिजल्ट क्या होगा? इफ बी बाय समथिंग फ्रॉम ए थिंकिंग ए इज ऑथराइज्ड, सी कांट से लेटर ए वाजंट माय एजेंट, क्योंकि जब रियल में बात करी तो तब सी का मुंह बंद था, फिर बाद में जाके अगर ए सी की कोई चीज बी को बेचता है तो ए कुछ नहीं बोल पाएगा. क्यों? सी कुछ नहीं बोल पाएगा, क्यों? क्योंकि सी ने तब तो कुछ नहीं बोला, तो अभी क्या बोलेगा? बराबर. C made it look like A had the right to sell. इसको बोलते हैं एस्टॉपल. एस्टॉपल मतलब तब जब तुम किसी को भरोसा दिलाते हो किसी सिचुएशन के बारे में, पहले कुछ नहीं बोलना और बाद में जाके बोलते हो, तो इट विल नॉट डू एनी गुड. आपका आइटम सोल्ड हो चुका है तो इट विल से सोल्ड ओनली. No one can come and give you your item back. So whenever somebody is saying something and creating a situation, तुम मुंह खोलो अपना कि नहीं भाई ये मेरा एजेंट नहीं है, मैं अपना सामान खुद बेचता हूँ, ठीक है. सेल बाय अ फाइंडर ऑफ गुड्स. सेल बाय अ फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब होता है अगर कभी कोई चीज गुम हो गई है और उसका ओनर नहीं मिल रहा है, ओके, आपको रास्ते पर 5 रुपए पड़े हुए मिले और अभी वो किधर ढूंढोगे ना, किसके 5 रुपए, किसके 5 रुपए, तो उस केस में क्या होगा? ओके, इफ यू फाइंड समथिंग एंड कैन नॉट फाइंड द ओनर, you can sell it if the item is perishable. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रास्ते पर केला पड़ा हुआ मिला, ओके, केला तो खराब हो जाएगा, तो रख के क्या करोगे? तो उससे अच्छा बेच दो, ओके. when you can't find the owner, ओके, बट ओनर सामने ही रहा, जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल उधर एक गाड़ी है, गाड़ी वाले के नीचे केला पड़ गया है, तो उधर तो उनको उठा के देना पड़ेगा, ओके. The costs you incur in finding or keeping the item are very high. 2/3 of the items value. ओके, बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जब भी आपको कोई चीज मिलती है गुम हुई और वो आपको ओनर नहीं मिलता है, तो दो चीजें, एक तो खुद रख लो, नहीं तो किसी को बेच दो.
अगर खुद रखते हो तो कोई लॉस नहीं होता है, बट पैसा भी नहीं मिलता है, बट आइटम मिल जाता है। और दूसरे को बेचते हो तो ढूंढना ढूंढना ये करना। और अगर तुम ऐसे किसी को एक केला दोगे तो वो क्या तुमको मतलब 20 रुपए डजन के भाव से थोड़ी ना करेगा, तो थोड़ा बहुत लॉस होगा तुम्हारा, ये वो बोल रहे हैं, ठीक है। You find a bunch of apples. You try to find the owner, but you cannot find the owner. Okay. The owner doesn't want to pay you for your efforts in finding them. Since the apples can spoil, you can sell them. Owner को क्या लेना है? Sale by official receiver or assignee. Okay, this is the last point. Yes, of the chapter. When someone or a company goes bankrupt, bankrupt मतलब क्या? वो अपना उधार नहीं चुका पाते, वो अपना पैसा नहीं दे पाते। कोर्ट क्या करता है? एक ऑफिशियल पर्सन मतलब रिसीवर या लिक्विडेटर को इंचार्ज बनाता है। वो क्या करते हैं? उनका सारा सामान बेच देते हैं और जितना भी पैसा है वो चुका देते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल है। कंपनी कैनॉट पे इट्स डेट्स एंड गोज बैंकरप्ट, कोर्ट अपॉइंट्स अ लिक्विडेटर। लिक्विडेटर क्या करता है? कंपनी के सारे असेट्स बेच देता है, जितना पैसा आता है उसमें से लायबिलिटी को पे कर देता है, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। एनी डाउट्स? अभी व्हाट वी विल डू इज, हाँ हाँ नहीं अभी जाएंगे, डाउट्स है शायद किसी को। ओके, एस्टॉपल का पॉइंट वापस से रिपीट करो। ओके, एस्टॉपल इज अ सिचुएशन जहां पे लेट्स इमेजिन पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। ओके, दे आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन। पर्सन ए इज सेइंग टू पर्सन बी कि अरे डिड यू नो दैट आई एम द एजेंट ऑफ पर्सन सी, इफ यू वांट टू बाय एनी आइटम्स ऑफ पर्सन सी आई कैन सेल इट टू देम। ये कॉन्वर्सेशन जब हो रहा है तब सी इज नॉट सेइंग एनीथिंग, तो सी कुछ नहीं बोला, तो फिर पर्सन बी को लगा कि अरे दिस इज द ट्रूथ, पर्सन ए के पास जाके मैं पर्सन सी की कोई भी चीजें ले सकती हूँ, ठीक है। बाद में ऑन द नेक्स्ट डे पर्सन बी गोस टू पर्सन ए और वो बोलता है कि अरे तुम तो सी के एजेंट हो, तो मुझे सी की गाड़ी चाहिए, क्या तुम मुझे बेच सकते हो? तो ही सेज यस डेफिनेटली, गिव मी द मनी, आई विल सेल इट टू यू। बाद में उसके अगले दिन सी ए के पास भागता भागता आता है कि तूने मेरी चीजें क्यों बेची बी को। वो बी के पास भी जाता है कि हाउ कैन यू बाय माय थिंग्स फ्रॉम ए। तो देन एट दैट पॉइंट ऑफ सिचुएशन सी कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि जब ओरिजिनल कॉन्वर्जेशन चालू था तब सी का मुंह बंद था। सी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि अरे ए इज सेइंग द, A is not saying the truth. A is lying. A is telling that he is my agent, but he is not my agent. If you have to buy something, come to me. Don't go to him. तो अगर उन्होंने तब क्लैरिफाई किया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती थी। उसको बोलते हैं सेल बाय एस्टॉपल, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलो विल गो टू द मॉडल मॉड्यूल। अच्छा तो आपको एमसीक्यूज दो, ठीक है फाइन। Okay, guys, let us discuss some MCQs.
Okay, I hope you can see the screen. The first MCQ is, what is the primary importance in a transaction of sale? Delivery, transfer of ownership, payment of price, agreement between parties. Online people, please put your answers in the chat box. You can solve it from the phone also. The first answer is B. Okay, guys. First is B. Third answer is C. Upon ascertainment. Okay. According to section 18, when does the property in goods pass to the buyer in a contract for the sale of uncertain goods? The answer is upon ascertainment. Okay. What does section 19, subsection 2 determine in the sale of specific or ascertain goods? Time of payment, time of delivery, intention, quality of the goods. The answer is C. Intention of parties for transfer. When does the property in specific goods in a deliverable state pass to the buyer? When the contract is made, upon payment, upon delivery, upon inspection. Correct. Very good. What must be done before property in specific goods that need something done to put them in deliverable state passes to the buyer? Buyer must inspect the goods, seller must notify the buyer, goods must be delivered, payment must be made. Chalo, come on, tell me. What is the answer of question number 6? What is the answer of question? Very good, correct. You are right. According to section 22, when does property pass if the seller must weigh or measure goods to ascertain the price? When the goods are delivered, when the buyer inspects the good, when the act is done and buyer is notified,
upon agreement. For uncertain goods, what are the two preconditions for transfer of property? Payment, delivery, inspection, payment, ascertainment, appropriation, agreement, delivery. चलो बताओ. Seventh C. Seventh one is C. What happens when goods are delivered to a carrier for transmission to the buyer? Seller retains ownership, property passes to buyer, risk remains with the seller, the contract is void. Very good. When does the property and goods pass to the buyer in a sale or approval? Delivery, payment, when buyer signifies approval or upon inspection. Very good. What happens if goods on approval are not rejected within the specified time? Property remains with seller, property passes to buyer, contract is void, buyer must renegotiate the contract. Very good. Property passes to the buyer. 11th is B. Under section 26, when does the risk in goods pass to the buyer? Delivery, contract, property transfer, inspection. No, no. You are just guessing. I want proper answers. Just okay. रिस्क बायर के पास कब जाएगी? सेक्शन 26 ओपन करो. इसीलिए मैं मॉड्यूल लेने से पहले एमसीक्यू नहीं लेती हूँ, फिर ऐसा प्रॉब्लम आता है. What is the effect if goods perish before the contract is made according to section 7? Goods perish होने के बाद क्या किया जाता है? Seller bears the loss, buyer bears the loss, contract is void, contract is enforceable. याद करो मैंने कुछ बोला था, the deal is off. Very good. According to section 8, if goods perish after the agreement to sale, but before the risk passes to the buyer, what happens to the agreement? Enforceable, void, buyer must pay, seller must replace. Void, are you sure? Very good. What does nemo that we habe mean in the context of sale of goods?
बायर बीवेयर वो तो नहीं होगा क्योंकि वो कैवियर टेम्पटर है. नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. गुड सोल्ड आर नॉट refundable. Very good, very good. Which section covers sale by a mercantile agent? 18, 19, 27, 28. What is required for a sale by one of the joint owners to be valid? Consent of all co-owners, sale in good faith, notice to the buyer about ownership, payment in advance. Okay, let's see what people say. The answer is wrong, by the way. No, remember मैंने क्या बोला था? When does the property in goods pass to the buyer under a voidable contract? Voidable contract क्या है याद रखो. Upon agreement, upon delivery, when the contract is rescinded, rescinded का मतलब cancelled. When the buyer acts in good faith. No. Yes. Correct. According to section 30, when the seller retains possession after sale, what is the effect of delivery to another buyer? Original sale is void, new buyer gets good title, seller retains ownership, both sales are valid. बहुत इजी है. बहुत इजी है ये वाला. वेरी गुड, वेरी गुड. What can prevent the owner from denying the seller's authority to sell? Contract terms, conduct or omission, payment terms, delivery conditions. No. Conduct or omission. Okay. Under what condition can a finder of lost goods sell them according to the Contract Act? Goods are perishable, owner is identified, owner pays charges, goods are valuable. Very good. Who can sell goods in case of insolvency? Debtor, creditor, official receiver, court. Very good. Very good. ये भी easy था. When does the property in goods not pass to the buyer? Specific, ascertained, unascertained, delivered. Are you sure? Very good. You are correct. What is the effect of a sale by estoppel? Defective title, no title, better title, must return the goods. No? Read it and then you will remember. No?
Okay, 25. What should a buyer ensure when buying goods from a seller? Seller's authority, goods are new, goods are cheap, seller's reputation. Very. 24 is C, option C. Okay. Guys, I've put the entire answer key on your Google YouTube chat box. If it is necessary, I'm gonna put it in your groups also so that you can refer. We have solved 25 MCQs today. Tomorrow, we won't solve any MCQs. We will do the module part. Okay. So, kal or parso, probably we'll finish the module part. And then on Saturday or Sunday, you will have a test on 3.1 and 3.2 combined. Okay? So, I hope you guys are clear with this topic. कोई doubts है तो you can ask. I am keeping the link open for 2 minutes. Feel free to ask any doubts or we will continue tomorrow with the module. Okay?